हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम हफ्ते में कई सारी सच्ची डरावनी कहानियाँ आपके लिए लाते हैं, तो बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम निरंजन शर्मा है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। ये बात आज से कुछ सालों पहले की है, जब मेरी बेटी पर एक बड़ा ही शक्तिशाली काला जादू किसी ने करवा दिया था। दरअसल इस सब की शुरुआत तब हुई जब मेरा ट्रांसफ़र एक दूसरे शहर के सरकारी स्कूल में हुआ था। तो मेरी वाइफ और बेटी को साथ लेकर मैं उसी शहर में एक अच्छा सा घर देखकर शिफ्ट हो गया। मगर उस घर के साथ कुछ दिक्कत थी जो मुझे कुछ खास नहीं लगी, और यही बात मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था। दरअसल जब वो घर बनाया जा रहा था तो उस घर पर काम कर रही एक बूढ़ी औरत की उसी घर से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई थी। तब से लोगों का मानना था कि उस घर में उस बुढ़िया की आत्मा भटकती है और जो भी उस घर पर रुकेगा उसकी जल्दी ही मौत हो जाएगी। मैंने उस घर के ओनर से पता किया तो उसने बताया कि इस घर को बने हुए अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है, और इस अफवाह के चलते आज तक मेरे सिवा किसी और ने इस घर पर कदम भी नहीं रखा है। आप वो पहले इंसान हैं जो इस घर पर रहने की हिम्मत रखते हैं, और आपके कुछ दिन इस घर में गुजारने के बाद बाकी लोग भी समझ जाएंगे कि इस घर के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि वो लोग अफवाह फैला रहे हैं। मैं उस घर के ओनर की बात सुन तो रहा था, पर पता नहीं क्यों उसकी बात पर यकीन करने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन उसने मेरे उस घर पर रुकने पर पूरे 5 महीने का किराया फ्री करने को कहा था। अब इसे आप मेरा लालच कहें या पैसों को लेकर मेरी कंजूसी, मैंने उस घर पर रहने का मन बना ही लिया। उस घर पर पहला दिन तो अच्छे से गुजरा, मगर अगले दिन जब मैं स्कूल में था तब दोपहर में मेरी वाइफ का मेरे पास कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि हेलो, हाँ निरंजन, मुझे लगता है इस घर में हमारे अलावा भी कोई है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या, कैसी बातें कर रही हो, कौन है घर पर? तो उसने मुझसे जो कहा वो सुनकर एक पल के लिए तो मैं भी सहम सा गया। मेरी वाइफ ने कहा कि मैं कॉफ़ी बनाने के लिए किचन की तरफ जा रही थी कि तभी मेरी नज़र छत पर पड़ी। तो मैंने देखा छत में जाल के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो बेहद ही गुस्से से मुझे घूर रही थी। उसके बाल सफ़ेद और लाल आंखें थी और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। वो इतनी भयानक थी कि उसे देखकर मैं धड़ाम से पीछे की ओर गिर पड़ी, और जब मैंने दोबारा छत की तरफ देखा तो वो बूढ़ी औरत वहाँ नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। निरंजन प्लीज़ तुम जल्दी से घर आ जाओ। मेरी वाइफ की बातें सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं घर आ रहा हूँ। ये बोलकर मैंने कॉल कट कर दी, और फिर मैं ये सोचने लगा कि मैंने तो मेरी वाइफ को इस घर से जुड़ी वो बात बताई भी नहीं है, तो फिर ये कोई दिमागी वहम तो हो नहीं सकता कि उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, तुरंत मैं घर के लिए निकला, और जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरे घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ देखकर मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे कि कहीं मेरी वाइफ को कुछ। इसीलिए भीड़ को साइड करता हुआ जब मैं घर के करीब पहुंचा तो वहां पर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई।
घर के नीचे जमीन पर मेरी वाइफ की लाश पड़ी थी। उसका सर फटा हुआ था और मांस बाहर निकला हुआ था। उसकी आंखें खुली और फैली हुई थी और उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी। जमीन पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। वो खौफनाक मंजर देखकर मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और रोने बिलखने लगा। कुछ ही देर में घटना की सूचना मिलते ही वहां पुलिस आ गई और पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर मुझसे कुछ सवाल जवाब करने के बाद पुलिस वाले वापस चले गए। फिर मैं घर के अंदर पहुंचा तो देखा कि मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी। शायद उसे यहाँ पर क्या हुआ इसकी कोई खबर ही नहीं थी। मैंने सोचा कि उसे जगाकर मैं उसे सारी बात बता दूं। इसीलिए मैं उसे जगाने ही वाला था कि मैंने नोटिस किया कि मेरी बेटी का शरीर कांप रहा है। मैंने उसे छुआ तो उसे तेज बुखार था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की तो वो उठ ही नहीं रही थी। तब मुझे समझ आया कि वो बेहोश थी। वो देखकर मैं एकदम से हड़बड़ा गया और अपनी बेटी को जल्दी से उठाकर घर से बाहर लाया और उसे मेरी कार में लिटाकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। हॉस्पिटल पर जब डॉक्टर्स ने उसकी ऐसी हालत देखी तो फौरन उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर जब डॉक्टर मेरे पास आए तो उनके आते ही मैंने उनसे पूछा कि मेरी बेटी को क्या हुआ है और वो ठीक तो हो जाएगी ना। तो डॉक्टर ने कहा कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, बुखार कम नहीं हो रहा है, पर आखिर ऐसा क्यों है इस बात का पता नहीं चल पा रहा है। ये केस बहुत ही पेचीदा है, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बेटी की जान बचा सकें। ये बोलकर डॉक्टर वापस चला गया। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरी उस वक्त क्या हालत थी ये तो आप समझ सकते हैं। गुस्से से मैंने उस घर के ओनर को कॉल किया और उसे गुस्से से गालियां देने लगा। तो उसने मुझसे बस इतना कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए और अगर आप अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हैं तो फ़ौरन मेरे जानने वाले एक पहुंचे हुए बाबा से मिलिए, अब वही उसकी जान बचा सकते हैं। और फिर उस घर के ओनर ने मुझे उन बाबा का पता बतलाया। देर न करते हुए मैं फ़ौरन उन बाबा से मिलने पहुंचा और उनसे मिलकर मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर उन बाबा ने बताया कि आपकी बच्ची पर एक बहुत ही शक्तिशाली काला जादू किया गया है और ये काम आपके किसी करीबी का है जिसने एक प्रेत का साया आपकी बच्ची के ऊपर छोड़ दिया है। उन बाबा की बातें सुनकर मैंने उनसे पूछा कि बाबा वो कौन है जिसने ऐसा घिनौना काम किया है। तो बाबा ने बताया कि ये काम आपके किसी चचेरे भाई का है जिसकी एक भी औलाद नहीं है और इसी जलन के कारण वो आपको भी बे औलाद देखना चाहता है। बाबा की बातें सुनकर मुझे समझ आ गया कि ये घिनौना काम मेरे ही चचेरे भाई राजीव का है जिसकी एक भी औलाद नहीं है। फिर मैंने बाबा से मिन्नतें की कि मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। तो बाबा ने कहा कि वो प्रेत बहुत ही ताकतवर है, मैं उसे काबू में नहीं कर सकता। अब वो प्रेत किसी न किसी की बलि लेकर ही जाएगा। बाबा की ये बात सुनकर मैंने उनके पांव पकड़ लिए और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा कि बाबा कैसे भी करके मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए। फिर बाबा ने बताया कि एक रास्ता है, मगर उसके लिए तुमको जरा भी
देर नहीं करनी चाहिए। तुम फौरन 2 बकरों का इंतजाम करके उस प्रेत के नाम से उनकी बलि दे दो और उन्हीं बकरों के खून में कुछ बूंद खून अपनी बेटी का मिला देना। लेकिन ये काम तुम्हें जल्दी करना होगा, वरना वो प्रेत किसी भी वक्त तुम्हारी बेटी को मौत के घाट उतार देगा। बाबा की बात सुनकर मैंने फौरन 2 बकरों का इंतजाम किया और अपनी बेटी के शरीर से थोड़ा खून लेकर ठीक वैसा ही किया जैसा कि बाबा ने बताया था। और फिर कुछ ही घंटों में मेरी बेटी की हालत में सुधार होने लगा और रात तक उसे होश भी आ गया। और फिर 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही बेड रेस्ट करने के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने मुझसे पूछा कि पापा मुझे क्या हुआ था। तो मैंने उसे कहा कि कुछ नहीं बेटे, तुम बस जरा सी बीमार हो गई थी। और फिर उसी दिन मैं उस घर को छोड़कर एक दूसरे अच्छे से घर पर शिफ्ट हो गया और मैंने अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अनिरुद्ध है। ये मेरे और मेरे दोस्त विशाल के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं और विशाल बाइक से हमारे दोस्त मोहन के घर पार्टी पर जा रहे थे। उस वक्त रात के तकरीबन 7:30 बज रहे थे। मैं बाइक चला रहा था और विशाल मेरे पीछे बैठा था। हम लगभग आधा रास्ता पार कर चुके थे और कुछ दूर आगे हाईवे के बगल से एक छोटा रास्ता निकलता था। हमें उसी रास्ते से होकर हमारे दोस्त मोहन के घर पहुंचना था। तो उस रास्ते के करीब आते ही मैं उसी रास्ते की तरफ मुड़ गया, मगर उस रास्ते पर हाईवे की तरह गाड़ियों की चहल पहल नहीं थी। पूरे रास्ते पर सन्नाटा पसरा हुआ था और रास्ते पर एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। अब सफ़र में मज़ा हमें कम आ रहा था, मगर फिर भी हमें अपने दोस्त के घर तो जाना ही था। इसीलिए मैं उस सुनसान रास्ते पर गाड़ी कुछ ज़्यादा ही तेज़ चला रहा था। और फिर उस रास्ते पर कुछ दूर आगे जाने पर हमें एक आदमी नज़र आया जो कि हमें रुकने का इशारा कर रहा था। मगर उस सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोकना हमें ठीक नहीं लगा, तो हम उस आदमी को नज़रअंदाज करते हुए आगे निकल गए। लेकिन अभी हम कुछ दूर आगे गए ही थे कि तभी मेरे दोस्त ने कहा कि भाई, गाड़ी को और तेज़ भगा, वो आदमी हमारे पीछे भागता हुआ आ रहा है। मेरे दोस्त की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि भला कोई आदमी गाड़ी की स्पीड से कैसे भाग सकता है। यही सोचकर मैंने गाड़ी के साइड मिरर की तरफ देखा, मगर गाड़ी के साइड मिरर में मुझे कुछ साफ तो नहीं दिखा, पर चांद की रोशनी में मुझे इतना तो दिख गया कि कोई बेहद ही तेज़ी से हमारा पीछा कर रहा है। वो देखकर मैंने गाड़ी की स्पीड को बेहद तेज कर दिया, मगर इसके बावजूद भी मेरा दोस्त बार बार कह रहा था, भाई अभी भी वो आदमी हमारे पीछे आ रहा है। अब हम दोनों काफ़ी डरने लगे कि तभी वो आदमी अचानक फिर से रास्ते के सामने आ गया। और रास्ते के सामने आते ही वो आदमी अपने असली रूप में आ गया, जो कि इतना भयानक था कि उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई और सीधा रास्ते के किनारे झाड़ियों में जा घुसी। झाड़ियाँ होने की वजह से हमें ज़्यादा चोटें तो नहीं आई, मगर हमारे हाथ पांव छिल गए और खून बहने लगा। मगर फिर जब हमारी नज़र रास्ते पर पड़ी तो वो राक्षस अब वहाँ से गायब हो चुका था। हमने चारों तरफ देखा, मगर जब वो हमें कहीं नज़र नहीं आया तो हमारी जान में जान आई और फ़ौरन बाइक रास्ते पर लाकर हम वहाँ से निकले और सीधे अपने दोस्त के घर
पार्टी पर पहुंचे। और फिर जब हमारे दोस्त ने हमारे चेहरों का उड़ा हुआ रंग देखा तो उसने हमसे पूछा कि क्या बात है यार, तुम दोनों जब से आए हो बहुत परेशान दिख रहे हो, सब ठीक है ना। फिर हमने उसे सारी बात बताई। हमारी बातें सुनकर वो भी सकते में आ गया और उसने हमें बताया कि गलती मेरी ही है भाई, मुझे तुम्हें उस रास्ते से बुलाना ही नहीं चाहिए था। दरअसल उस रास्ते पर एक राक्षस का साया है और रात के वक्त वो रास्ता सफ़र के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। कई लोगों की उस रास्ते पर बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो चुकी है और आए दिन उस रास्ते पर दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। मगर शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। अब कभी दोबारा रात के वक्त उस रास्ते से मत गुजरना। और फिर हमारे दोस्त ने हमें एक दूसरा रास्ता बताया। मगर उस रात हम इतना डर गए थे कि उस रात हम अपने दोस्त के घर पर ही रुके और अगले दिन सुबह होते ही हम हमारे दोस्त के बताए हुए उस दूसरे रास्ते से होकर सही सलामत अपने घर पहुँचे। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त विशाल के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानियाँ, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना यार, क्योंकि मुझे आप सबकी कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कुछ और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। लेकिन उससे भी पहले, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और हफ्ते में ऐसी ही कई सारी सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं यानी आपका छोटा भाई जय फिर मिलता हूँ आपसे कुछ और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए और जहाँ भी हैं मच जाते रहिए।